नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एट 10। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की इस वक्त की टॉप हेडलाइंस के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की सैन्य ताकत को सराहा। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस से पूछे तीखे सवाल। पाकिस्तान को भी दिखाया आईना। राज्यसभा में आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत विदेश मंत्री करेंगे। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सदस्य बहस में हुए शामिल। रूस के पास कमचटका प्रायद्वीप में 8.8 तीव्रता का भूकंप। रूस समेत अमेरिका और जापान में सुनामी का अलर्ट। भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। आज शाम 5:40 पर श्रीहरिकोटा से लॉन्च होगा भारत अमेरिका का सुपर सैटेलाइट निसार। पूरी धरती पर रखेगा नजर। भारत को मिलेगा और बेहतर डेटा। और भारत के पारंपरिक खेल खो खो को खेल कैलेंडर में मिली जगह। अब क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी और बैडमिंटन के साथ ही खो खो की मचेगी धूम। सबसे पहले बात संसद में चल रहे मॉनसून सत्र की। संसद में इस समय ऑपरेशन सिंदूर की गूंज सुनाई दे रही है। लोकसभा में 16 घंटे की चर्चा के बाद कल शाम जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समापन भाषण दिया तो उसमें विपक्ष के हर सवाल का जवाब तो था ही। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को आईना दिखाने की भी कोशिश की। पीएम ने कहा कि अब भारत डरता नहीं है और ये ऑपरेशन सिंदूर ने सिद्ध कर दिया है। पीएम ने साफ कहा कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है। पीएम ने साफ कहा कि दुनिया के किसी नेता ने ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। पीएम ने 9 मई की रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के फोन कॉल का जिक्र किया और कहा कि 3-4 बार उनका फोन आने के बाद जब उन्होंने कॉल बैक किया तो जेडी वेंस ने कहा कि पाकिस्तान बड़ा हमला करने वाला है। इस पर पीएम ने कहा कि अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा और भारत गोली का जवाब गोले से देगा। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। उसी दौरान नौ तारीख को रात को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझसे बात करने का प्रयास किया। वो घंटे भर कोशिश कर रहे थे लेकिन मेरी सेना के साथ मीटिंग चल रही थी तो मैंने उनका फोन उठा नहीं पाया। बाद में मैंने उनको कॉल बैक किया। मैंने कहा कि आपका फोन था, 3-4 बार आपका फोन आ गया, क्या है? तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। ये उन्होंने मुझे बताया। मेरा जो जवाब था, जिनको समझ नहीं आता है उनको तो नहीं आएगा। मेरा जवाब था अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को तमाशा बताने वाले कांग्रेस सदस्य के बयान की भी याद दिलाई। पीएम ने इसे पहलगाम हमले के पीड़ितों का अपमान बताया। सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाए जाने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों के लिए पाकिस्तान पर निर्भर हो गई है। 16 घंटे से जो चर्चा चल रही है, दुर्भाग्य से प्लीज बैठिए। दुर्भाग्य से सुनिए जवाब। कांग्रेस को पाकिस्तान के मुद्दे इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज के वॉरफेयर में इंफॉर्मेशन
प्लीज बैठिए। बहुत बड़ी भूमिका है। नैरेटिव घड़ करके, एआई का भी भरपूर उपयोग करके सेनाओं के मनोबल को कमजोर करने के खेल भी खेले जाते हैं। जनता के अंदर अविश्वास पैदा करने के भी भरपूर प्रयास होते हैं। दुर्भाग्य से कांग्रेस और उसके सहयोगी पाकिस्तान के ऐसे ही प्रपंच के प्रवक्ता बन चुके हैं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर पाकिस्तान को क्लीन चिट देने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस और पाकिस्तान की मांग एक जैसी है। कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ होगी यार, मोदी मरेगा, कहीं तो फंसेगा। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर हमले का झूठ फैलाया, उस झूठ को बेचने की भरपूर कोशिश की, पूरी ताकत लगा दी। मैं अगले ही दिन आदमपुर पहुंचा और खुद जाकर के उनके झूठ को मैंने बेनकाब कर दिया। तब जाकर के उनको अकल ठिकाने लगी कि अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जो हमारे छोटे दलों के साथी हैं, जो राजनीति में नए हैं, उनको कभी शासन में रहने का अवसर नहीं मिला, उनसे कुछ बातें निकलती मैं समझ सकता हूं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लंबे समय तक राज किया है, उसको शासन की व्यवस्थाओं का पूरा पता है, उन चीजों से वो निकले हुए लोग हैं, उनके लिए शासन व्यवस्था क्या होती इसकी समझ पूरी है, अनुभव है उनके पास। उसके बाद भी विदेश मंत्रालय तुरंत जवाब दे, उसको स्वीकारना नहीं। विदेश मंत्री जवाब दे, इंटरव्यू दे, बार बार बोले, उसको स्वीकारना नहीं। गृह मंत्री बोले, रक्षा मंत्री बोले, किसी पर भरोसा नहीं। जिसने इतने सालों तक राज किया, उनको देश की व्यवस्थाओं पर अगर भरोसा नहीं है, तब शक उठता है कि क्या हालत हो गई है इनकी। आदरणीय अध्यक्ष जी, अब कांग्रेस का भरोसा पाकिस्तान के रिमोट कंट्रोल से बनता है और बदलता है। राज्यसभा की बात कर लेते हैं। आज ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा यहां जारी रहने वाली है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दोपहर बाद सदन के नेता जेपी नड्डा भी चर्चा में अपनी बात रखेंगे। पहले दिन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई सदस्य बहस में शामिल हुए। रक्षा मंत्री ने चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए देश के रक्षा बलों की जो भूमिका रही है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर विस्तार से अपनी बात रखी। सरकार ने एक बार फिर से संसद में स्पष्ट किया कि भारत ने पाकिस्तान के कहने पर ऑपरेशन सिंदूर को रोका था। किसी भी देश की इसमें कोई भूमिका नहीं है। राजनाथ सिंह ने पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल 3 आतंकवादियों को मार गिराने के लिए सेना और सुरक्षा बलों को बधाई भी दी। साफ संदेश देना था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखता है। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर का ओवरऑल पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव यह था कि आतंकवाद के रूप में प्रॉक्सी वार लड़ रहे पाकिस्तान को सजा दी जाए। इसी वजह से आर्म्ड फोर्सेस को पूरी आजादी दी गई थी कि वो अपने टारगेट खुद चुने और उसका करारा जवाब दें।
चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार से कई सवाल किए और कहा कि सरकार को अपनी विफलताओं को स्वीकार करना चाहिए और जवाबदेही तय करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने समर्थन दिया लेकिन कभी राजनीति नहीं की। पहले दिन से ही विपक्ष ने संसद का स्पेशल सेशन बुलाने की मांग की थी। आपने नकारा और आपने नकार कर ये कहा समय आने पर उसका उत्तर देंगे, और फिर बाद में आप लोग इस तरह से आज पेश हो रहे हैं कि जो कुछ हमने किया देरी से भी किया तो बहुत अच्छा किया, ये बोल रहे हैं। और आइए बिहार सरकार कई एक बड़े फैसले की भी बात कर लेते हैं। राज्य में आशा और ममता कार्यकर्ताओं की प्रोत्साहन राशि को बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक्स पर इसकी घोषणा करते हुए बताया है कि नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने में आशा और ममता कार्यकर्ताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसे ध्यान में रखते हुए और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में आशा और ममता कार्यकर्ताओं के अहम योगदान को सम्मान देते हुए उनकी मानदेय राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। आशा कार्यकर्ताओं को अब 1000 रुपये की जगह 3000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपये की जगह 600 रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि इससे उनका मनोबल और बढ़ेगा और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं और मजबूत होंगी। जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। पिछली सुनवाई में अदालत ने जस्टिस वर्मा की याचिका पर सवाल उठाए थे और सुनवाई के लिए आज की तारीख तय की थी। दरअसल जस्टिस वर्मा ने उनके घर जले नकदी नोट मामले में इन हाउस कमेटी की रिपोर्ट और महाभियोग की सिफारिश रद्द करने की अपील के साथ याचिका दायर की है। जस्टिस वर्मा ने आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी है, जिसमें उन्हें कैश मामले में दोषी ठहराया गया है। भारत का इसरो अंतरिक्ष में इतिहास रचने के साथ साथ नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहा है। इसरो और नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह आज श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाना है। इस मिशन के जरिए हर 12 दिन में न सिर्फ पूरी पृथ्वी की सतह का उच्च रेजोल्यूशन डेटा मिलेगा, बल्कि हर छोटी बड़ी घटना की समय से पहले पूरी जानकारी भी मिल जाएगी। क्या खास है इस पूरे मिशन में, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने के लिए भारत एक बार फिर से तैयार है। निसार मिशन के जरिए दुनिया भर पर एक और छाप छोड़ने की तैयारियां चरम पर हैं। ये मिशन सिर्फ विज्ञान का नहीं, बल्कि भारत की आत्मनिर्भरता, तकनीकी क्षमता और वैश्विक नेतृत्व का प्रतीक है। हालांकि इसमें लागत और डेटा प्रबंधन जैसी चुनौतियां तो हैं, लेकिन इसरो की साख, वैज्ञानिकों की मेहनत और भारत के जज्बे के आगे ये चुनौतियां कहीं नहीं टिकती। और एक बार फिर दुनिया भारत का अंतरिक्ष के क्षेत्र में एक और करिश्मा देखने को तैयार है। इसके साथ ही निसार मिशन एक और प्रमाण है कि भारत किस तरह से विज्ञान के क्षेत्र की हर ऊंचाई पर अपना परचम लहरा रहा है और दुनिया को अपने जज्बे की ताकत दिखा रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मिलकर इतिहास रचने जा रहे हैं। 30 जुलाई शाम 5:40 पर दोनों एजेंसियों का साझा प्रोजेक्ट निसार श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। ये मिशन पृथ्वी पर हो रहे बदलावों की निगरानी करने के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। निसार मिशन की खास बात यह है कि ये हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी की सतह का उच्च रिजोल्यूशन डेटा देगा, वो भी दिन रात और हर मौसम में। इस मिशन का कुल बजट लगभग $1.5 बिलियन है और ये इसरो और नासा के 1 दशक पुराने सहयोग का सबसे बड़ा नतीजा है। इस उपग्रह को भारत के GSLV F-16 रॉकेट द्वारा 743 किलोमीटर ऊंचाई सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा। निसार में 12 मीटर का मेश रिफ्लेक्टर एंटीना लगा है, जो I-3K सैटेलाइट बस के साथ जोड़ा गया है। ये 242 किलोमीटर चौड़ी पट्टी में पृथ्वी की स्कैनिंग करेगा। इसके जरिए सतह की सूक्ष्म विकृति और मिट्टी की नमी जैसे बदलावों की सटीक पहचान की जा सकेगी। खास बात यह है कि ये मिशन L बैंड और S बैंड दोनों पर काम करता है।
इसके चलते ये सैटेलाइट घने जंगलों, बर्फीली सतह और बादलों के आर पार भी बेहद सटीक डेटा जुटा सकेगा। यानी दिन हो या रात, हर मौसम में ये धरती का सही डेटा देगा। भारत के वैश्विक पटल पर तेजी से बढ़ते कद को ये मिशन नई उड़ान देने के साथ साथ और ऊंचाई पर ले जाएगा और भारत इसरो की ताकत का लोहा एक बार फिर पूरी दुनिया में मनवाएगा। इस मिशन पर कड़ी नजर रख रहे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि यह प्रक्षेपण रणनीतिक, वैज्ञानिक साझेदारियों की परिपक्वता और उन्नत पृथ्वी अवलोकन प्रणालियों में एक विश्वसनीय वैश्विक खिलाड़ी के रूप में भारत के उदय को दर्शाता है। निसार मिशन के जरिए धरती पर आने वाली आपदाओं, विपरीत परिस्थितियों के बारे में सार्थक जानकारी जुटाकर उसके निवारण पर ध्यान केंद्रित किया जा सकेगा। खासकर कृषि और किसानों को बेहतर फसल योजना बनाने में मदद मिलेगी और सूखा या बाढ़ जैसी स्थितियों से पहले ही निपटा जा सकेगा। इसके अलावा ये जलवायु परिवर्तन पर भी नजर रखेगा। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखकर इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसको लेकर वैज्ञानिक बेहद उत्साहित हैं। We are going to have the NASA ISRO synthetic aperture radar satellite launch using our indigenously developed GSLV Mark II vehicle, which is targeted on 30th of this month, evening 5:40. And this is going to give lot of benefit to the common man of the not only India, global community. And in fact, the satellite can cover the entire world once in 12 days. It can cover the entire world, and it is going to be used for multiple purpose, including earth observation and disaster warning and mitigation. Multiple purpose it is going to benefit. इसरो और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के इस संयुक्त मिशन निसार से पूरी दुनिया को काफी लाभ होगा। ये न केवल प्राकृतिक आपदाओं की भविष्यवाणी और प्रबंधन में सहायक होगा, बल्कि सटीक अनुमान लगाने में भी कारगर साबित होगा। आइए आपको बताते हैं कि मिशन निसार कहां-कहां अपना प्रभाव दिखाएगा। भूकंप, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी रखने में कारगर साबित होगा। समुद्री जल स्तर और ग्लेशियर बर्फ की चादरों में हो रहे बदलावों की नियमित रूप से मॉनिटरिंग होगी। जंगलों की कटाई और वनस्पति में परिवर्तन का असर दिखेगा। सतही जल संसाधनों की मैपिंग हो सकेगी और कृषि, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर बेहतर रिसर्च के साथ साथ हर तरह के डेटा का संरक्षण हो सकेगा। निसार मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक वैज्ञानिक वरदान साबित होगा। इस मिशन की प्रमुख विशेषता ये है कि निसार द्वारा उत्पन्न सभी डेटा अवलोकन के 1 से 2 दिनों के भीतर और आपात स्थिति में लगभग वास्तविक समय में स्वतंत्र रूप से उपलब्ध कराए जा सकेंगे। इन तमाम जानकारियों के जरिए वैश्विक वैज्ञानिक अनुसंधानों को निर्णय लेने में मदद मिलेगी और हर तरह की आपदाओं और विपरीत परिस्थितियों को नियंत्रित करने के साथ साथ तैयारियों को और मजबूत करने का समय भी मिलेगा और भारत विश्व गुरु बनने की भूमिका को एक बार फिर से चरितार्थ करता नजर आएगा। दिल्ली से डीडी न्यूज के लिए गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि रूस में जोरदार भूकंप आया है। कहाँ आया है, ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद। दम आलू कैसे बना और दाल तड़का भी और मशरूम मसाला भी। बिना MDH मसालों के टेस्टी खाना कैसे बनेगा? MDH दम आलू, दाल तड़का और मशरूम मसाला। MDH से खाना हर बार मजेदार। मस्त है, सरस छे। उड़ी बाबा। MDH सदा आपको नए स्वाद देने के लिए प्रतिबद्ध है। MDH। फिर ये डुगडुगी गई कहाँ? पापा के साथ साथ सारे सपने भी चले गए और अपने बच्चों के सपनों के साथ ऐसा कुछ नहीं होने देना। वो कैसे? पहले से लाइफ इंश्योरेंस का टर्म प्लान ले रखा है। बड़े भैया, सपनों को रखो सुरक्षित टर्म प्लान के साथ। सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। पता है, I was a bright student. कुछ करना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। आप अपना खुद का स्टार्ट कीजिए ना। खुद का बिजनेस। और इसमें पैसे तो बहुत लगेंगे ना। जीरो इन्वेस्टमेंट। जीरो इन्वेस्टमेंट? हाँ, I'm doing it. मैं एक प्रिंसिपल मैडम। She's my client. मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। रूस में कमचटका प्रायद्वीप के पास 8.8 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया है। रूस की स्थानीय मीडिया ने बताया है कि रूस के सुदूर पूर्व में तट के पास भूकंप से कई लोग घायल हो गए हैं। वहीं रूस के सुदूर पूर्व बंदरगाह शहर सेवेरोकुरिल्स्क से सुनामी की लहरें टकराई हैं। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। रूस के इस इलाके में 1952 के बाद भूकंप का इतना जोरदार झटका महसूस किया गया है। भूकंप के बाद अमेरिका और जापान में भी सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। जापान में पहली सुनामी देखी भी गई है। जापान के फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को खाली करा लिया गया है। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा है कि भूकंप का केंद्र 19.3 किलोमीटर की गहराई पर था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर बताया है कि रूस में 8.7 तीव्रता का भूकंप के कारण हवाई में रहने वाले लोगों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी की गई है। अलास्का और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रशांत तट के लिए सुनामी निगरानी लागू है। जापान भी खतरे में है। हिम्मत रखें और सुरक्षित रहें। आइए अब आगे बढ़ते हैं। भारत ने सीरिया को मानवीय सहायता के अंतर्गत 5 मीट्रिक टन दवाई भेजी है। मंगलवार को एक एक्स पोस्ट में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सीरिया के लोगों के लिए भारत का मानवीय समर्थन जारी है। उन्होंने बताया कि भारत ने सीरिया को कैंसर रोधी, एंटीबायोटिक्स और उच्च रक्तचाप रोधी दवाओं सहित 5 मीट्रिक टन आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं की एक खेप सौंप दी है। यह कदम संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में राहत और चिकित्सा सहायता प्रदान करने के भारत के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है और मानवीय संकटों के दौरान सहायता प्रदान करने की भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टारमर ने इजरायल को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर इजरायल ने गजा में संघर्ष विराम और शांति की दिशा में ठोस और स्पष्ट कदम नहीं उठाए तो ब्रिटेन सितंबर में फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दे देगा। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति पहले ही सितंबर में फिलिस्तीन को मान्यता देने की घोषणा कर चुके हैं। दोनों देशों की तरफ से ये ऐलान ऐसे समय में हुआ है जब गजा में इजरायली कार्रवाई को लेकर वैश्विक चिंता लगातार बढ़ रही है। ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को सख्ती से खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईरान ने इजरायल और हमास के बीच गजा संघर्ष विराम वार्ता में हस्तक्षेप किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्रंप के आरोप को पूरी तरह निराधार बताया है। ईरान ने कहा कि यह आरोप केवल ध्यान भटकाने का प्रयास है। ईरानी प्रवक्ता ने गजा में जारी हिंसा को नरसंहार करार देते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से फिलिस्तीनी जनता की पीड़ा को समाप्त करने और इजरायली कार्रवाई को रोकने के लिए ठोस पहल की मांग दोहराई है। थार रेगिस्तान के बीच बसे जैसलमेर में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और राजस्थान वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से थार के रैप्टर इकोलॉजी शिकारी पक्षियों का पारिस्थितिकी तंत्र पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य थार क्षेत्र में पाए जाने वाले शिकारी पक्षियों जैसे कि ईगल्स, फॉल्कन और स्कैवेंजर वल्चर की पारिस्थितिकी को समझना है। जैसलमेर में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और राजस्थान वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से थार के रैप्टर इकोलॉजी पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इस प्रोजेक्ट के तहत पहली बार थार क्षेत्र में रैप्टर प्रजातियों पर जीपीएस ट्रांसमीटर आधारित टेलीमेट्री अध्ययन शुरू किया गया है। रैप्टर इकोलॉजी इन द थार डेजर्ट नामक इस प्रोजेक्ट के लिए 6 प्रमुख प्रजातियों को चुना गया है, जिसमें रेड हेडेड वल्चर, व्हाइट फ्रम्प्ट वल्चर, इजिप्शियन वल्चर, इंडियन वल्चर, टॉनी ईगल और लगर फॉल्कन भी शामिल हैं। यह अध्ययन इन प्रजातियों की आवाजाही, निवास स्थान, प्रजनन व्यवहार और खतरों को समझने में मदद करेगा। यह अध्ययन भारत में गिद्धों और अन्य रैप्टर प्रजातियों के संरक्षण के प्रयासों को नया आयाम देगा। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने राजस्थान वन विभाग की सहायता से इन पक्षियों पे अध्ययन के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसी प्रोजेक्ट के तहत पिछले हफ्ते एक इजिप्शियन वल्चर और एक टॉनी ईगल को जीपीएस ट्रांसमीटर फिट किया गया। इस जीपीएस ट्रांसमीटर से हमें ये दोनों बर्ड्स की लोकेशंस मिलती रहेंगी, जिससे ग्राउंड पे मॉनिटरिंग करने में सहूलियत मिलेगी और अगर ये बर्ड्स कहीं और मूव करेंगे तो उसके बारे में जानकारी मिलेगी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जीपीएस सिस्टम लगाना
अपने आप में एक उपलब्धि रहेगी। जो गिद्धों का मूवमेंट है उसका पाथ क्या रहेगा, वो कहाँ से आता है, किस सीजन में आता है, किस किस प्रकार के चैलेंजेस वो फेस करता है, तो उन चैलेंजेस को मीट आउट किया जा सकता है और इसके द्वारा जो प्राप्त डाटा है उससे गिद्ध संरक्षण में एक बहुत बड़ी हेल्प जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है उसको और जो पक्षी प्रेमी है उन सबको मिलेगी। जैसलमेर में स्थित राष्ट्रीय मरु उद्यान गिद्ध और अन्य शिकारी पक्षियों के लिए काफी खास है। भारत में पाए जाने वाले गिद्धों की 9 प्रजाति में 8 प्रजातियां यहां देखने को मिलती हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर पर्यावरण प्रेमियों में भी खासा उत्साह है। विशेषज्ञों का मानना है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जीपीएस सिस्टम लगाकर शिकारी पक्षियों पर शोध अपने आप में एक उपलब्धि है। इससे गिद्ध संरक्षण में बड़ी मदद मिलेगी। ब्यूरो इनपुट के साथ सुधांशु सारस्वत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में इतना ही। अगला कार्यक्रम आप देखने वाले हैं न्यूज़ पंच मेरी सहयोगी कृतिका के साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।